जय हिंद प्यारे साथियों। कैसे हो आप सब? बिल्कुल मस्त होंगे। यूनिक स्टडी विद अजय यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और हमारी जो ज्योग्राफी की सीरीज चल रही है, इसमें हम पढ़ रहे हैं फिलहाल में ज्योग्राफिकल थॉट, जो भौगोलिक भूगोलवेता हैं उनके बारे में हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। और जो भूगोलवेता हैं उसमें हमने जर्मन भूगोलवेता, फ्रांसीसी भूगोलवेता, अमेरिकन भूगोलवेता और ब्रिटिश भूगोलवेता, इन सभी के बारे में हमने बहुत अच्छे से पढ़ लिया है। हम कल वाली जो क्लास थी उसमें पढ़ रहे थे हम ग्रिफिथ टेलर महोदय के बारे में। और ग्रिफिथ टेलर महोदय के बारे में मैंने आपको दो तीन बहुत महत्वपूर्ण बातें बताई थी, जिसमें सबसे पहली महत्वपूर्ण बात ये थी कि ग्रिफिथ टेलर महोदय हैं जो ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी हैं और वो अमेरिका के हैं। ठीक है, ये बात आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। और ग्रिफिथ टेलर को साइंटिफिक डिटर्मिनिज्म, नियो डिटर्मिनिज्म, स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म का प्रतिपादक कहा जाता है। प्रजातियों के प्रवास से संबंधित उन्होंने एक सिद्धांत दिया था, उस सिद्धांत का नाम है माइग्रेशन जोन थ्योरी, जिसको हम कह सकते हैं जोन एंड स्ट्रेटा थ्योरी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है प्यारे साथियों कि माइग्रेशन जोन थ्योरी, जोन एंड स्ट्रेटा थ्योरी किससे संबंधित है? प्रजातियों के प्रवासन से संबंधित है। ग्रिफिथ टेलर ने बताया था कि समस्त प्रजातियों का जो उद्गम स्थल है वो मध्य एशिया से है। और इन्होंने दो बातें और बताई कि भाई जो सबसे नवीन प्रजाति है उसका नाम है मंगोलाइड, और जो सबसे प्राचीन प्रजाति है उसका नाम है निग्रो। तो यहाँ तक की सारी बातें आपको ऑलमोस्ट बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अब हम आगे बात करते हैं। ग्रिफिथ टेलर ने शिरस्त्र सूचकांक व बालों की बनावट के आधार पर प्रजातियों को टोटल 7 भागों में विभाजित किया था। ठीक है ना, ग्रिफिथ टेलर ने शिरस्त्र सूचकांक व बालों की बनावट के आधार पर प्रजातियों को कुल 7 भागों में विभाजित किया था। ग्रिफिथ टेलर के कुछ स्टेटमेंट हैं, जिसमें पहला स्टेटमेंट है, न तो प्राकृतिक शक्तियां पूर्णतः नियंत्रणकारी हैं और न ही मानव प्रकृति का विजय। देखो, यहाँ पर आपको एक बात ध्यान रखनी है प्यारे साथियों। मैंने जब आपको रेटजेल महोदय के बारे में पढ़ाया था, रेटजेल महोदय हैं वो निश्चयवाद के प्रतिपादक हैं, जिसको हम बोल सकते हैं डिटर्मिनिज्म के फादर हैं। वो ब्लास महोदय हैं, वो संभववाद या पॉसिबिलिज्म के फादर हैं। वहीं जो ग्रिफिथ टेलर महोदय हैं वो नियो डिटर्मिनिज्म के फादर हैं। ठीक है, अब ब्लास महोदय के जितने भी स्टेटमेंट थे उनमें आपको संभववाद की जो विचार हैं वो देखने को मिलेंगे। रेटजेल महोदय के जितने भी स्टेटमेंट थे उनमें आपको निश्चयवाद के विचार देखने को मिलेंगे। और यदि हम बात करें ग्रिफिथ टेलर महोदय के बारे में, तो ग्रिफिथ टेलर महोदय के जितने भी स्टेटमेंट हैं उनमें आपको नव निश्चयवाद के विचार देखने को मिलेंगे। अब ये निश्चयवाद, संभववाद और नव निश्चयवाद क्या है, इसको हम समझते हैं। देखो प्यारे साथियों, जो निश्चयवाद है वो समर्थन करता है कि प्रकृति सब कुछ है, मानव कुछ नहीं है। उसके बाद हम बात करें संभववाद के बारे में। संभववादियों का मानना है प्यारे साथियों कि मानव सब कुछ है, प्रकृति कुछ नहीं है। उसके बाद आता है नवनिश्चयवाद। नवनिश्चयवादियों का मानना है कि भाई न तो सब कुछ प्रकृति है और न ही सब कुछ मानव है। ठीक है, इन्होंने दोनों को बैलेंस की स्थिति में माना है कि भाई जितनी जरूरी प्रकृति है उतना ही जरूरी मानव है, जितना शक्तिशाली प्रकृति है उतना ही शक्तिशाली मानव है। तो ध्यान रखना, टेलर महोदय के जितने भी स्टेटमेंट आप देखोगे उन सभी में आपको प्रकृति और मानव की जो शक्तियां हैं उनमें बैलेंस की स्थिति देखने को मिलेगी। आपको टेलर महोदय के जितने भी स्टेटमेंट हैं उनमें नवनिश्चयवाद के थोड़े विचार देखने को मिलेंगे। टेलर महोदय का पहला स्टेटमेंट था कि न तो प्राकृतिक शक्तियां पूर्णतः नियंत्रणकारी हैं और न ही मानव प्रकृति का विजेता है। प्रजाति नस्ल को प्रकट करती है, न कि सभ्यता को। जो प्रजाति है ना, वो नस्ल को प्रकट करती है, ना कि सभ्यता को। मनुष्य न तो प्रकृति का दास है और न ही उसका स्वामी। मानव ट्रैफिक पुलिस की तरह कार्य करता है। तो ये 4 स्टेटमेंट हैं, चारों के चारों स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए आपको इन चारों के चारों स्टेटमेंटों को बहुत अच्छे से रटना है। क्लाइमोग्राफ और हीदरग्राफ का विकास भी ग्रिफिथ टेलर महोदय ने किया था। इसने ऑस्ट्रेलियाई श्वेत नीति को अपनाया था। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलियाई व्हाइट पॉलिसी को अपनाने वाले कौन थे? ग्रिफिथ टेलर महोदय थे। ग्रिफिथ टेलर महोदय के योगदान, पहला प्रजाति भूगोल में प्रजातियों का उद्भव और वर्गीकरण किया था इन्होंने। ग्रिफिथ टेलर ने प्रजातियों के उद्भव के बारे में बताया था, साथ ही साथ इन्होंने प्रजातियों का क्लासिफिकेशन किया था।
अभी मैंने आपको बताया था कि ग्रिफिथ टेलर मोदे ने बालों की बनावट के आधार पर और शिरस्त्र सूचकांक के आधार पर प्रजातियों को 7 भागों में विभाजित किया था। उसके बाद नगरीय भूगोल में तो नगरीय विकास की अवस्थाएं बताई थी ग्रिफिथ टेलर ने। तो ग्रिफिथ टेलर महोदय के नगरीय भूगोल में योगदान था कि इन्होंने नगरीय विकास की अवस्थाएं बताई। प्रजाति भूगोल में योगदान था, इन्होंने प्रजातियों के उद्भव और प्रजातियों का वर्गीकरण किया। उसके बाद ग्रिफिथ टेलर महोदय की किताबों के बारे में बात करें तो ग्रिफिथ टेलर महोदय की पहली बहुत महत्वपूर्ण किताब है जिसका नाम है ज्योग्राफी इन 20th सेंचुरी। दूसरी किताब का नाम है रेशियल ज्योग्राफी। तीसरी किताब का नाम है इन्वायरमेंट, रेस एंड माइग्रेशन। और चौथी किताब का नाम है ऑस्ट्रेलिया का भूगोल। ठीक है, तो प्यारे साथियों, ग्रिफिथ टेलर महोदय की 4 बहुत महत्वपूर्ण किताबें हैं, जिसमें पहली किताब का नाम है ज्योग्राफी इन 20th सेंचुरी। दूसरी किताब का नाम है रेशियल ज्योग्राफी। तीसरी किताब का नाम है इन्वायरमेंट, रेस एंड माइग्रेशन। और चौथी किताब का नाम है ऑस्ट्रेलिया का भूगोल। तो इन चारों किताबों को आपको बहुत अच्छे से याद करना है, बहुत अच्छे से समझना है। अब हम आगे बात करते हैं 1925 में क्षेत्रीय विभिन्नता शब्दावली का प्रयोग, एरियल डिफरेंशिएशन। तो एरियल डिफरेंशिएशन या क्षेत्रीय विभिन्नता शब्दावली का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? ग्रिफिथ टेलर के द्वारा 1925 में किया गया था। क्षेत्रीय विभिन्नता शब्द का सबसे पहले प्रयोग हैटनर महोदय ने किया था। क्षेत्रीय विभिन्नता की विशद व्याख्या करने का काम रिचर्ड हॉडसन ने किया था। तो क्षेत्रीय विभिन्नता के संबंध में यहाँ पर 3 बातें हैं। क्षेत्रीय विभिन्नता, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं एरियल डिफरेंशिएशन। एरियल डिफरेंशिएशन या क्षेत्रीय विभिन्नता शब्दावली का प्रयोग 1925 में टेलर महोदय के द्वारा किया गया था। क्षेत्रीय विभिन्नता शब्द का सबसे पहले प्रयोग हैटनर ने किया था। और क्षेत्रीय विभिन्नता की विशद रूप से व्याख्या, मतलब क्षेत्रीय विभिन्नता को एक्सप्लेन करने का काम रिचर्ड हॉडसन महोदय ने किया था। तो ये प्यारी बहुत महत्वपूर्ण बातें थी ग्रिफिथ टेलर महोदय के संबंध में, जिनको आप अच्छे से याद कर लेना। मैंने कल भी बताया था और आज भी बता रहा हूँ प्यारे साथियों, जो ग्रिफिथ टेलर महोदय बहुत महत्वपूर्ण भूगोलवेता है। यहाँ से क्वेश्चन बनने का पूरा चांस होता है, इसलिए आप इनको बिल्कुल भी इग्नोर मत करना। इनको आपको बहुत अच्छे से याद करना है, इनको आपको बहुत अच्छे से समझना है। ठीक है, इनको आपको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना। ऐसा नहीं करना कि चलो यार देख लेंगे बाद में, ऐसा नहीं। इनको आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, इनको आपको बहुत अच्छे से समझना है। तो ग्रिफिथ टेलर महोदय आपको ऑलमोस्ट बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब हम बात करते हैं हॉडसन महोदय के बारे में। देखो, यहाँ पर 3 भूगोलवेता हैं जो आपको कंफ्यूज करने वाले। हैटनर जर्मनी के थे, हर्बर्टसन ब्रिटेन के थे और हॉडसन अमेरिका के थे। ठीक है, हैटनर जर्मनी के थे, हर्बर्टसन ब्रिटेन के थे और हॉडसन महोदय अमेरिका के थे। हॉडसन महोदय की किताब, पहली किताब का नाम है नेचर ऑफ ज्योग्राफी, सन याद करना 1939। दूसरी किताब का नाम है पर्सपेक्टिव नेचर ऑफ ज्योग्राफी 1959। इन दोनों किताबों की डेटों को आपको बहुत अच्छे से याद करना है, क्योंकि बहुत सारी बार इनकी डेटों से क्वेश्चन बन चुका है। तो हॉडसन महोदय अमेरिकन ज्योग्राफर है। इनकी पहली किताब का नाम है नेचर ऑफ ज्योग्राफी, जो कि 1939 में लिखी गई थी। उसके तुरंत 20 साल बाद में इन्होंने एक दूसरी किताब लिखी थी जिसका नाम है पर्सपेक्टिव नेचर ऑफ ज्योग्राफी। तो नेचर ऑफ ज्योग्राफी इनकी पहली किताब है, 1939 में लिखी गई। 1959 में इन्होंने दूसरी किताब छापी जिसका नाम था पर्सपेक्टिव नेचर ऑफ ज्योग्राफी। ध्यान रखना, भूगोल में आप जितनी भी किताबें पढ़ोगे, केवल हॉडसन महोदय की 2 ऐसी किताब है जिनमें आपको नेचर ऑफ ज्योग्राफी शब्द का देखने को मिलेगा। तो सिंगल नेचर ऑफ ज्योग्राफी 1939 में हॉडसन के द्वारा लिखी गई, पर्सपेक्टिव नेचर ऑफ ज्योग्राफी जो कि 1959 में लिखी गई। द एकेडमिक सिटीजन 1970 में लिखी गई थी हॉडसन के द्वारा। पॉलिटिकल ज्योग्राफी इन द मॉडर्न वर्ल्ड, यह भी हॉडसन महोदय की है। लोकेशन एज ए फैक्टर इन ज्योग्राफी, यह भी हॉडसन महोदय की है। द फंक्शनल अप्रोच इन पॉलिटिकल ज्योग्राफी, यह भी हॉडसन महोदय की है। तो हॉडसन महोदय की ये किताबें हैं, रिपीट करवा रहा हूँ, नेचर ऑफ ज्योग्राफी, पर्सपेक्टिव नेचर ऑफ ज्योग्राफी, द एकेडमिक सिटीजन, पॉलिटिकल ज्योग्राफी इन द मॉडर्न वर्ल्ड, लोकेशन एज ए फैक्टर इन ज्योग्राफी, द फंक्शनल अप्रोच इन पॉलिटिकल ज्योग्राफी। तो इन 6 की 6 किताबों को आप अच्छे से याद कर लेना। शुरू की 2 किताबें हैं, नेचर ऑफ ज्योग्राफी 1939, पर्सपेक्टिव नेचर ऑफ ज्योग्राफी 1959। इन दोनों की आपको डेट भी याद करनी है। अब हम थोड़ा आगे बात करते हैं
संसार के प्राकृतिक प्रदेशों का सीमांकन होड्सोन के द्वारा 1905 में किया गया। भौगोलिक तथा प्राकृतिक प्रदेशों की संकल्पना होड्सोन मोदे ने दी। क्षेत्रीय विभिन्नता की संकल्पना का प्रतिपादन भी होड्सोन ने किया। तो होड्सोन के संबंध में तीन बहुत महत्वपूर्ण बातें। पहली, संसार के प्राकृतिक प्रदेशों का सीमांकन 1905 में होड्सोन ने किया। भौगोलिक तथा प्राकृतिक प्रदेशों की संकल्पना होड्सोन ने दी। क्षेत्रीय विभिन्नता की संकल्पना का प्रतिपादन होड्सोन ने किया। उसके बाद में हम बात करते हैं होड्सोन मोदे का राजनीतिक भूगोल में बहुत अच्छा खासा योगदान था। इन्होंने सीमाओं का जननिक वर्गीकरण प्रस्तुत किया था। तो सीमाओं का जननिक या आनुवंशिक वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया था? होड्सोन मोदे ने किया था। ठीक है, सीमाओं का जननिक या आनुवंशिकी वर्गीकरण होड्सोन मोदे ने दिया था। मानव भूगोल में कार्यात्मक उपागम फंक्शनल अप्रोच पर बल देने का काम किसने किया था? होड्सोन ने किया था। तो दो महत्वपूर्ण बातें, सीमाओं का जननिक वर्गीकरण, आनुवांशिकी वर्गीकरण होड्सोन मोदे ने किया। मानव भूगोल में कार्यात्मक उपागम, जिसको हम इंग्लिश में फंक्शनल अप्रोच बोलते हैं, ये होड्सोन मोदे से संबंधित है। इन्होंने राज्य के विभिन्न क्षेत्रीय इकाइयों के बीच कार्य संबंधित दृष्टिकोण पर बल दिया था। तो राज्यों के विभिन्न क्षेत्रीय इकाइयों के बीच में कार्य संबंधित दृष्टिकोण पर बल देने का काम किसने किया था? होड्सोन ने किया था। 1935 में आकारी की विधि को विकसित किया था, मॉर्फोलॉजिकल मेथड्स को। ठीक है, तो होड्सोन मोदे ने 1935 में मॉर्फोलॉजिकल मेथड को विकसित किया था, आकारी की विधि को विकसित किया था। भूगोल वह अनुसंधान है, होड्सोन मोदे का स्टेटमेंट है कि भूगोल वह अनुसंधान है जो पृथ्वी तल पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर परिवर्तनशील स्वरूपों का वर्णन व उनकी व्याख्या मानव संसार के रूप में करता है। होड्सोन मोदे ने कहा कि भूगोल वह अनुसंधान है जो पृथ्वी तल पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर परिवर्तनशील स्वरूपों का वर्णन व उनकी व्याख्या मानव संसार के रूप में करता है। ठीक है प्यारे साथियों, तो ये होड्सोन मोदे का एक बहुत प्यारा सा स्टेटमेंट है जिसको आपको बहुत अच्छे से रट लेना है, याद कर लेना है। तो होड्सोन मोदे आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब हम बात करते हैं अगले भूगोलवेता हिटलसी के बारे में। अमेरिकन ज्योग्राफर चल रहे हैं ये भी। हिटलसी मोदे अमेरिकन ज्योग्राफर हैं, 20वीं सदी के ज्योग्राफर हैं। हिटलसी एग्रीकल्चर से जुड़े हुए, ये ध्यान रख लेना बस। हिटलसी मोदे एग्रीकल्चर से जुड़े हुए। तो हिटलसी मोदे 20वीं सदी के अमेरिकन ज्योग्राफर हैं। आर्थिक भूगोल, कृषि भूगोल और नगरीय भूगोल में इनका बहुत बड़ा योगदान था। तो इकोनॉमिक ज्योग्राफी, एग्रीकल्चर ज्योग्राफी और अर्बन ज्योग्राफी में हिटलसी मोदे का बहुत बड़ा योगदान था। रिपीट कर रहा हूँ प्यारे साथियों, हिटलसी मोदे 20वीं सदी के अमेरिकन ज्योग्राफर हैं। इकोनॉमिक ज्योग्राफी, एग्रीकल्चर ज्योग्राफी और अर्बन ज्योग्राफी, इन तीनों में हिटलसी मोदे का बहुत बड़ा योगदान था। 1936 में हिटलसी मोदे ने विश्व को कुल 13 कृषि प्रदेशों में विभाजित किया था। 1936 में हिटलसी मोदे ने विश्व को कुल 13 कृषि प्रदेशों में विभाजित किया था। इन्होंने कंपोज की संकल्पना प्रस्तुत की थी। अब देखो प्यारे साथियों, एक विद्वान थे जिन्होंने पेज की संकल्पना दी थी लघु प्रदेशों के लिए। एक विद्वान है जिन्होंने कंपोज की संकल्पना दी है लघु प्रदेशों के लिए। तो पेज की संकल्पना किस फ्रांसीसी भूगोलवेता ने दी थी और कंपोज की संकल्पना हिटलसी मोदे ने दी है। इन्होंने सिक्वेंटल ऑक्यूपेंस की संकल्पना का प्रतिपादन किया था। यहां पर आप इंग्लिश के नाम को याद कर लो, अनुवर्ती दखल, क्रमवर्ती व्यवसाय, ये दो शब्द याद करोगे, फिर आप इंग्लिश का शब्द याद करोगे तो ज़्यादा बेस्ट है आप सिक्वेंट ऑक्यूपेशन शब्द याद कर लो। तो सिक्वेंट ऑक्यूपेशन की संकल्पना किसने दी? हिटलसी मोदे ने दी। अमलैंड शब्दावली का प्रयोग भी हिटलसी ने किया था। वातावरण नियतिवाद का घोर विरोधी कौन थे? हिटलसी मोदे थे। हिटलसी मोदे वातावरण नियतिवाद के घोर विरोधी थे। हिटलसी मोदे की 3 किताबें, द अर्थ द स्टेट, जर्मन स्ट्रेटेजी ऑफ वर्ड कॉन्ट्रोडक्शन एंड इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमी ज्योग्राफी। ठीक है, तो हिटलसी मोदे की 3 बहुत प्यारी किताबें, द अर्थ द स्टेट, जर्मन स्ट्रेटेजी ऑफ वर्ड कॉन्ट्रोडक्शन एंड इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमी ज्योग्राफी, ये तीनों की तीनों किताबें आपको बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए, हिटलसी मोदे की हैं। तो एक बार मैं हिटलसी मोदे रिपीट करवा देता हूँ। हिटलसी मोदे 20वीं शताब्दी के अमेरिकन ज्योग्राफर हैं। आर्थिक भूगोल, कृषि भूगोल और नगरीय भूगोल में, इकोनॉमिक, एग्रीकल्चर और अर्बन ज्योग्राफी में इनका बहुत बड़ा योगदान था। 1936 में हिटलसी मोदे ने विश्व को टोटल 13 कृषि प्रदेशों में विभाजित किया था। पेज की संकल्पना किस फ्रांसीसी भूगोलवेता ने दी है?
आपको कमेंट्स में करके कमेंट करके बताना है। कैंपोज की संकल्पना हिटलसी मोदे ने दी थी, ठीक है। सिक्वेंट ऑक्यूपेशन की संकल्पना का प्रतिपादन भी हिटलसी ने किया था। अम्लैंड शब्दावली का प्रयोग भी हिटलसी ने किया था। वातावरण नियतिवाद का घोर विरोधी कौन था? हिटलसी महोदय था, ठीक है। द अर्थ द स्टेट, जर्मन स्ट्रेटेजी ऑफ द वर्ल्ड कॉन्ट्रोडक्शन एंड इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक ज्योग्राफी, ये तीनों किताबें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और हिटलसी महोदय की हैं। तो द अर्थ द स्टेट, जर्मन स्ट्रेटेजी ऑफ वर्ल्ड कॉन्ट्रोडक्शन एंड इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक ज्योग्राफी, तीनों की तीनों किताबों को आपको बहुत अच्छे से रट लेना है, रट कर घोल कर पी लेना है। अब हम बात करते हैं जे के जिफ महोदय के बारे में, ठीक है। अब जी के जिफ महोदय कौन है? तो टेलर, हॉटसन, हिटलसी और हर्बर्टसन, बताओ तीनों आपको अच्छे से समझ में आए कि नहीं आए? बताओ प्यारे साथियों, यहाँ तक की संपूर्ण कहानी आपको बहुत अच्छे से समझ में आई कि नहीं आई? प्लीज आप एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताओ। जी के जिफ महोदय अमेरिकन ज्योग्राफर है। नगरीय भूगोल, जनसंख्या भूगोल में इनका बहुत बड़ा योगदान है। नगरीय भूगोल में बस्तियों का पदानुक्रम इन्होंने स्थापित किया था, ठीक है। तो जी के जिफ महोदय अमेरिकन ज्योग्राफर है। नगरीय भूगोल और जनसंख्या भूगोल में इनका बहुत बड़ा योगदान था। नगरीय भूगोल में बस्तियों का पदानुक्रम इन्होंने स्थापित किया था। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। रैंक साइज रूल का प्रतिपादन हिटलसी ने जी के जिफ महोदय ने किया था। रैंक साइज रूल नियम का प्रतिपादन जी के जिफ महोदय ने किया था, जो किसी प्रदेश के नगरों का आकार से संबंधित होता है, ठीक है। तो रैंक साइज रूल किससे संबंधित है प्यारे साथियों? जी के जिफ महोदय से संबंधित है। रैंक साइज रूल का प्रतिपादन जी के जिफ महोदय ने किया था, जो कि नगरों के आकार से संबंधित होता है। तो रैंक साइज रूल का प्रतिपादन किसने किया था? जी के जिफ महोदय ने किया था, जो कि नगरों के आकार से संबंधित है। साइज डिस्ट्रीब्यूशन के अनुसार वितरण की सामान्य तस्वीरें प्रस्तुत की थी, ठीक है। अब देखो प्यारे साथियों, आपको दो बातें ध्यान रखनी है। पहली बात, रैंक साइज रूल किससे संबंधित है? जी के जिफ महोदय से संबंधित है, जो कि नगरों के आकार से संबंधित है। दूसरा, सिटी साइज डिस्ट्रीब्यूशन, ये भी किससे संबंधित है? जी के जिफ महोदय से संबंधित है। तो मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं, आपको समझाने की कोशिश करूंगा, याद करवाने की कोशिश करूंगा। रैंक साइज रूल का प्रतिपादन जी के जिफ महोदय ने किया था, और जी के जिफ महोदय का जो रैंक साइज रूल था वो सिटी साइज डिस्ट्रीब्यूशन, नगरों के आकार वितरण से संबंधित था। रैंक साइज रूल पर पहली बार गौर किसने किया था? ओयरबैक या ओयरबॉस ने किया था, ठीक है। रैंक साइज रूल पर पहली बार गौर करने का काम ओयरबैक या ओयरबॉस ने किया था। प्रिंसिपल ऑफ लिस्ट एफर्ट, प्रिंसिपल ऑफ लिस्ट एफर्ट किससे संबंधित है? जी के जिफ महोदय से संबंधित है। प्रिंसिपल ऑफ लिस्ट एफर्ट है जो प्रवास से संबंधित सिद्धांत है, जिसका प्रतिपादन जी के जिफ महोदय ने किया था, ठीक है। तो प्रिंसिपल ऑफ लिस्ट एफर्ट जी के जिफ महोदय से संबंधित है। प्रिंसिपल ऑफ लिस्ट एफर्ट है जो प्रवास से संबंधित एक नियम है, जिसका प्रतिपादन जी के जिफ महोदय ने किया था। इस सिद्धांत के अनुसार दूरी और प्रवास में विपरीत संबंध होता है। तो प्रिंसिपल ऑफ लिस्ट एफर्ट जो कि प्रवास से संबंधित एक सिद्धांत है, जिसका प्रतिपादन जी के जिफ महोदय ने किया था, और जी के जिफ महोदय ने इस सिद्धांत में बताया कि दूरी और प्रवास के बीच में विपरीत संबंध होता है। अब इनकी किताबें, जी के जिफ महोदय की पहली किताब नेशनल यूनिटी एंड डिसयूनिटी, पहली किताब का नाम है नेशनल यूनिटी एंड डिसयूनिटी, द P1 P2 बटा डी हाइपोथेसिस। प्यारे साथियों, जी के जिफ महोदय की ये हाइपोथेसिस है P1 P2 बटा डी, ठीक है। P1 क्या है? एक नगर की जनसंख्या, एक नगर है। P2 क्या है? दूसरा नगर है। इन दोनों के नगरों के बीच की दूरी और प्रवास, इसके बीच में क्या होता है? संबंध होता है। ह्यूमन बिहेवियर एंड द प्रिंसिपल ऑफ लिस्ट एफर्ट, ये भी आप याद करना प्यारे साथियों। तो जी के जिफ महोदय की 3 किताबें, जिसमें पहली किताब का नाम है नेशनल यूनिटी एंड डिसयूनिटी, दूसरी किताब का नाम है द P1 P2 बटा डी हाइपोथेसिस, और तीसरी किताब का नाम है ह्यूमन बिहेवियर एंड द प्रिंसिपल ऑफ लिस्ट एफर्ट। तो ये तीनों की तीनों किताबों को आप बहुत अच्छे से याद कर लो, बहुत अच्छे से रट लो, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनने का
पूरा 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 चांस होता है। ठीक है, तो जीके जिफ मोदे की 3 किताबें, पहली का नाम नेशनल यूनिटी एंड डिसयूनिटी, दूसरे का नाम है द P1 P2 बटा कैपिटल डी हाइपोथेसिस, और तीसरी किताब का नाम है ह्यूमन बिहेवियर एंड द प्रिंसिपल ऑफ लिस्ट एफर्ट। अब प्रिंसिपल ऑफ लिस्ट एफर्ट से नाम से भी आपको याद आ गया होगा कुछ, प्रिंसिपल ऑफ लिस्ट एफर्ट के नाम से भी कुछ याद आ गया होगा। ये जीके जिफ मोदे का क्या है, सिद्धांत है। ठीक है, तो ये था जी के जिफ मोदे के बारे में। तो एक बार मैं क्विकली तरीके से आपको रिवीजन करवा देता हूँ जी के जिफ मोदे का। किसका? जी के जिफ मोदे का आपको मैं क्विकली तरीके से रिवीजन करवा देता हूँ। जी के जिफ मोदे एक अमेरिकन ज्योग्राफर हैं। कौन है प्यारे साथियों? अमेरिकन ज्योग्राफर हैं। नगरीय और जनसंख्या भूगोल में इनका बहुत बड़ा योगदान है। इन्होंने नगरीय भूगोल में बस्तियों का पदानुक्रम स्थापित किया। इन्होंने रैंक साइज रूल का प्रतिपादन किया। जी के जिफ मोदे का जो रैंक साइज रूल है वो प्रदेशों के नगरों के आकार, सिटी साइज डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर आधारित है। रैंक साइज रूल को पहली बार किसने गौर किया? रैंक साइज रूल के ऊपर पहली बार गौर करने का काम किसने किया था? ओयरबॉस या ओयरबैक मोदे ने किया था। ठीक है, तो रैंक साइज रूल पर पहली बार गौर करने का काम ओयरबैक या ओयरबॉस मोदे ने किया था। प्रिंसिपल ऑफ लिस्ट एफर्ट, प्रिंसिपल ऑफ लिस्ट एफर्ट सिद्धांत किसका है? जी के जिफ मोदे का है, जो कि प्रवास से संबंधित है। किससे संबंधित है? प्रवास से संबंधित है। जो प्रिंसिपल ऑफ लिस्ट एफर्ट थ्योरी है यह प्रवास से संबंधित है, जी के जिफ मोदे की है। और यह सिद्धांत बताता है कि दूरी और प्रवास के बीच में क्या होता है प्यारे साथियों? विपरीत संबंध होता है। नेशनल यूनिटी एंड डिसयूनिटी, द P1 P2 बटा कैपिटल डी हाइपोथेसिस, ह्यूमन बिहेवियर एंड द प्रिंसिपल ऑफ लिस्ट एफर्ट, ये इनकी किताबें हैं। भाई इस किताब की आप सन भी याद कर लेना, 1949। ठीक है, 1949 को आप अच्छे से याद कर लेना। अब हम थोड़ा आगे बात करते हैं और विलियम मॉरिस डेविस मोदे के बारे में बात करते हैं। आपने जियोमॉर्फोलॉजी की जो मैंने प्लेलिस्ट शेयर की है, यदि आपने उस पूरी यूनिट को अच्छे से पढ़ लिया होगा तो आपको डेविस नाम सुनते ही एक बात याद आ गई होगी। डेविस मोदे ने एक सिद्धांत दिया था। पता हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ कि डेविस मोदे ने कौन सा सिद्धांत दिया था। वर्तमान भूत की कुंजी है, यह किसने कहा था? डेविस का त्रिकुट किसको कहा जाता है? ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है डेविस मोदे से रिलेटेड जहां से क्वेश्चन बनता है। पहली बात, स्थलाकृति विज्ञान का पिता कहा जाता है डेविस मोदे को, जो कि अमेरिका के थे। तो डेविस मोदे कहाँ के हैं प्यारे साथियों? अमेरिका के हैं। इनको टोपोग्राफिक साइंस का फादर कहा जाता है। किसका? टोपोग्राफिक साइंस का फादर कहा जाता है। इनको स्थलाकृति विज्ञान का पिता कहा जाता है। इन्होंने अपर्दन चक्र के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, साइकिल ऑफ इरोजन। तो साइकिल ऑफ इरोजन, अपर्दन चक्र के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? डेविस मोदे ने किया। भू आकृति चक्र या धरातलीय चक्र किससे संबंधित है? डेविस मोदे से संबंधित है। तो डेविस मोदे ने अपर्दन चक्र के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं साइकिल ऑफ इरोजन। डेविस मोदे का दो अपर्जन चक्र का सिद्धांत है, जिसको हम इंग्लिश में साइकिल ऑफ इरोजन बोलते हैं। इसको भू आकृति चक्कर या धरातलीय चक्कर के नाम से भी जाना जाता है। डेविस मोदे की पहली किताब है भौतिक भूगोल, दूसरी किताब है ज्योग्राफिकल ऐसे, तीसरी किताब का नाम है द कोरल रीफ प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो डेविस मोदे की 3 किताबें, जिसमें पहली किताब का नाम है भौतिक भूगोल, दूसरी किताब का नाम है ज्योग्राफिकल ऐसे और तीसरी किताब का नाम है द कोरल रीफ प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो डेविस मोदे की तीनों किताबों को आप घोट कर पी जाओ, जबरदस्त तरीके से याद कर लो प्यारे साथियों। मानव भूगोलवेता की आलोचना करते हुए उसने कहा कि वे संपूर्ण भूगोलवेता बनने में असफल रहे। ठीक है, डेविस मोदे ने मानव भूगोलवेताओं की आलोचना की, मानव भूगोलवेताओं की बुराई की, और उन्होंने कहा कि ये जो मानव भूगोलवेता है ना, ये संपूर्ण भूगोलवेता बनने में क्या रहे? असफल रहे। उसने
भूगर्भ विज्ञान एवं भूगोल के बीच की खाई को पाटने की कोशिश की थी। डेविस मोदे ने भूगर्भ विज्ञान और भूगोल के बीच की जो खाई है उसको पाटने की, उसको डिवाइड करने की, उसको अलग करने की कोशिश की। मानव समूहों के पारिस्थितिकी अध्ययन को व्यक्तिक वर्णन ओंटोग्राफी का नाम दिया। तो ओंटोग्राफी किससे संबंधित है? ओंटोग्राफी किससे संबंधित है प्यारे साथियों? आप डायरेक्टली याद कर लो कि ओंटोग्राफी किससे संबंधित है? डेविस मोदे से संबंधित है। डेविस मोदे का कथन स्थल रूप, संरचना, प्रक्रम, समय का प्रतिफल होता है, जिसको हम डेविस का त्रिकुट भी कहते हैं। ठीक है, डेविस मोदे ने कहा कि जो भी स्थल रूप होता है ना, वो संरचना, स्ट्रक्चर, प्रक्रम, प्रोसेस, समय, टाइम का प्रतिफल होता है। डेविस का त्रिकुट या डेविस के अनुसार स्थल रूप, संरचना, प्रक्रम तथा समय या अवस्था का प्रतिफल होता है। डेविस ने समय कारक संकल्पना पर बल दिया जो कि गतिक भूगोल के अंतर्गत आती है। ठीक है, डेविस ने समय कारक संकल्पना पर बल दिया जो कि गतिक भूगोल के अंतर्गत आती है। तो मैं एक बार आपका डेविस मोदे का बिल्कुल क्विकली तरीके से, बिल्कुल फास्ट तरीके से रिवीजन करवा देता हूं। विलियम मॉरिस डेविस मोदे अमेरिकन ज्योग्राफर है। स्थलाकृति विज्ञान का इनको पिता कहा जाता है। साइकिल ऑफ एरोजन डेविस मोदे से संबंधित है। अपर्दन चक्कर का सिद्धांत, जिसको हम भू आकृति चक्कर या धरातलीय चक्कर भी कहते हैं, जो कि डेविस मोदे से संबंधित है। डेविस मोदे की 3 बहुत महत्वपूर्ण किताबें हैं, जिसमें पहली किताब का नाम है भौतिक भूगोल, दूसरी किताब का नाम है ज्योग्राफिकल एसे और तीसरी किताब का नाम है द कोरल रीफ प्रॉब्लम। तीनों की तीनों किताबें बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन ये जो 2 किताब है ना, ये तो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। मानव भूगोलवेताओं की आलोचना करते हुए डेविस मोदे ने कहा कि जो मानव भूगोलवेता ना, वो संपूर्ण भूगोलवेता बनने में असमर्थ रहे। डेविस मोदे ने भूगर्भ विज्ञान एवं भूगोल के बीच की जो खाई है उसको पाटने की कोशिश की। मानव समूहों के पारिस्थितिकी अध्ययन को व्यक्तिक वर्णन ओंटोग्राफी का नाम दिया। तो डेविस मोदे से संबंधित है ओंटोग्राफी। तो ये आप इतना सा याद कर लो कि ओंटोग्राफी किससे संबंधित है? मॉरिस डेविस मोदे से संबंधित है। तो ओंटोग्राफी किससे संबंधित है? डेविस मोदे से संबंधित है। अब डेविस मोदे का पहला स्टेटमेंट, डेविस मोदे ने साफ साफ शब्दों में कहा कि जो स्थल रूप होता है ना, वो संरचना, स्ट्रक्चर, प्रक्रम, प्रोसेस, समय, टाइम का प्रतिफल होता है। डेविस मोदे का त्रिकुट, डेविस मोदे का त्रिकुट में कौन कौन शामिल है? पहला है स्ट्रक्चर, दूसरा है प्रोसेस और तीसरा है टाइम। डेविस ने समय कारक संकल्पना पर बल दिया जो कि गतिक भूगोल के अंतर्गत आती है, जो कि डायनेमिक ज्योग्राफी के अंतर्गत आती है। ठीक है, डेविस ने समय कारक संकल्पना पर बल दिया जो कि गतिक भूगोल या डायनेमिक ज्योग्राफी में शामिल होती है। उसके बाद हम बात करते हैं एफ के सेफर मोदे के बारे में। एफ के सेफर मोदे, ये भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और इनको भी आप बहुत अच्छे से पढ़ लो, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन बनने का पूरा चांस होता है। तो अब हम बात करते हैं एफ के सेफर मोदे के बारे में। एफ के सेफर मोदे, पहली बात ध्यान रखो, ये अमेरिका के हैं। एफ के सेफर मोदे कहाँ के हैं? अमेरिका के हैं। अपवादात्मक भूगोल का जन्मदाता कहा जाता है इनको। एक्सप्लेनेशन ज्योग्राफी का पिता कहा जाता है। एक्सेप्शनल अपवादात्मक। ठीक है, तो जो एफ के सेफर मोदे हैं, जो अमेरिका के भूगोलवेता हैं, एफ के सेफर मोदे को अपवादात्मक भूगोल का जन्मदाता कहा जाता है, एक्सेप्शनल ज्योग्राफी का पिता कहा जाता है। अमेरिका में अपवादात्मक को शुरू करने का श्रेय सेफर मोदे को दिया जाता है। अमेरिका में अपवादात्मक को विकसित करने का श्रेय सेफर मोदे को दिया जाता है। सेफर मोदे की जो किताब है एक्सेप्शनलिज्म इन ज्योग्राफी ए मेथोडोलॉजिकल एग्जामिनेशन, ये बहुत महत्वपूर्ण किताब है। तो प्यारे साथियों, बस इतना सा याद कर लो, एक्सेप्शनलिज्म किससे संबंधित है? अपवादात्मक किससे संबंधित है? सेफर मोदे से संबंधित है। ज्योग्राफी में आप जितनी भी किताबों का नाम पढ़ोगे, केवल एक किताब है सेफर मोदे की जिसमें आपको एक्सेप्शनलिज्म शब्द देखने को मिलेगा। ठीक है, तो जिस भी किताब में एक्सेप्शनलिज्म शब्द देखने को मिले उस किताब को आप आंख बंद करके सेफर मोदे की किताब कह सकते हो।
ठीक है, तो अब मैं आपका सैफर मोदे का रिवीजन करवा देता हूँ। ऐप के सैफर मोदे अमेरिका के थे, अपवादात्मक भूगोल का जन्मदाता कहा जाता है इनको, एक्सेप्शनल ज्योग्राफी का फादर कहा जाता है इनको। अमेरिका में अपवादात्मक को विकसित करने का श्रेय सैफर मोदे को दिया जाता है। सैफर मोदे की जो किताब है बहुत महत्वपूर्ण है, एक्सेप्शनलिज्म इन ज्योग्राफी, एक्सेप्शनलिज्म इन ज्योग्राफी ए मेथडोलॉजिकल एग्जामिनेशन, सैफर मोदे की किताब का नाम है। ठीक है, और मैं आपको एक तरीका बताया हूं कि जिस भी किताब में या पेपर में कहीं पर भी यदि आपको एक्सेप्शनलिज्म शब्द देखने को मिलता है, अपवादात्मक शब्द देखने को मिलता है, आप आंख बंद करके उसका श्रेय आप सैफर मोदे को दे सकते हैं। ठीक है, तो हमने अब तक जितना भी पढ़ा है वो आपको अच्छे से समझ में आया कि नहीं आया, प्लीज एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताओ। अब आपके दिमाग में कोई भी क्वेश्चन हो, आज की क्लास में हमने अब तक जो भी पढ़ा है इसको लेकर आपके दिमाग में जो भी क्वेश्चन हो, आप प्लीज एक बार जरूर पूछें। और अब तक की जो क्लास हो चुकी है इसकी स्पीड बढ़ाकर एक बार आप दोबारा से रिवीजन करें, फिर हम आगे बढ़ते हैं और आगे पढ़ते हैं। ठीक है, तो आपको मैं 2 मिनट का समय दे रहा हूं, 2 मिनट में आपको जो भी डाउट है, जो भी कंफ्यूजन है, वो आप जरूर पूछें प्लीज, और अपना माइंड फ्रेश करें पानी पीकर। फिर हम शुरू करते हैं आगे की ओर।
तो चलो बताओ प्यारे साथियों, है कोई कंफ्यूजन? तो चलो अब हम शुरुआत करते हैं। वॉल्टर इजार्ड महोदय, नए भूगोलवेता हैं जिनका नाम है वॉल्टर इजार्ड महोदय, औद्योगिक स्थानीकरण में स्थापन विचारधारा का प्रतिपादन किया था। बहुत महत्वपूर्ण है ये वॉल्टर इजार्ड महोदय। इन्होंने औद्योगिक स्थानीकरण में स्थापन विचारधारा का प्रतिपादन किया था। तो औद्योगिक स्थानीकरण में स्थापन विचारधारा का प्रतिपादन किसने किया? वॉल्टर इजार्ड महोदय ने किया। इंट्रोडक्शन टू रीजनल साइंस किससे संबंधित है? वॉल्टर इजार्ड महोदय से संबंधित है। क्या? इंट्रोडक्शन टू रीजनल साइंस। अब हम आगे बात करते हैं एलेस्टर बेनेट महोदय के बारे में। व्हाट इज ज्योग्राफी लेफ्ट इन द पोस्ट, द आइडिया ऑफ द लेटेस्ट। ये तीनों की तीनों किताबें बेनेट महोदय से संबंधित है। तो एलेस्टर बेनेट महोदय की 3 किताबें, जिसमें पहली का नाम है व्हाट इज ज्योग्राफी, दूसरी का नाम है लेफ्ट इन द ज्योग्राफी और तीसरी का नाम है द आइडिया ऑफ द लेटेस्ट। ठीक है, तो यदि आप बहुत डीपली तरीके से पढ़ना चाहते हो ना, आप बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहते हो, तो आप इनको याद कर सकते हो। बाकी आप एग्जाम ओरिएंटेड तरीके से पढ़ना चाहते हो तो आप इन तीनों किताबों को मत याद करो। उसके बाद हम जेबी ब्रिड सेल के बारे में बात करें तो यहाँ पर भी वही सेम सीन है। ह्यूमन इवोल्यूशन एंड इंट्रोडक्शन इन द न्यू फिजिकल एथनोप्रोलॉजी। ठीक है, तो यदि आप बहुत डीपली तरीके से बहुत डिटेल से पढ़ना चाहते हो तो आप इसको याद कर सकते हो, अदरवाइज कैंसिल कर सकते हो। विलियम बुंगे थियोरेटिकल ज्योग्राफी है भाई, इसको तो याद ही कर लो। विलियम बुंगे थियोरेटिकल ज्योग्राफी, मिलान से संबंधित क्वेश्चन बनेगा तो विलियम बुंगे थियोरेटिकल ज्योग्राफी है। जॉर्ज परकिंस मॉर्स महोदय, तो मॉर्स महोदय को आप याद कर लो। स्वतंत्र विचारधारा के प्रथम प्रसिद्ध भूगोलवेता जिसने वर्तमान संरक्षण की विचारधारा को बल दिया था। तो वर्तमान संरक्षण की विचारधारा को बल देने वाले विद्वान कौन थे? जॉर्ज परकिंस मॉर्स महोदय थे। ठीक है ना, तो जॉर्ज परकिंस मॉर्स महोदय वर्तमान संरक्षण की विचारधारा को बल देने वाले विद्वान थे। मानव तथा प्रकृति इनकी बहुत महत्वपूर्ण किताब है, तो आप मॉर्स महोदय याद कर लो। ठीक है, वर्तमान संरक्षण की विचारधारा मॉर्स महोदय ने दी थी। मानव तथा प्रकृति जो बुक है वो मॉर्स महोदय की है। गायोट द अर्थ एंड मैन बहुत महत्वपूर्ण है, गायोट महोदय से संबंधित है। अमेरिका में भूगोल का प्रथम प्रोफेसर, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। उद्देश्यवादी विचारधारा का समर्थक, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो गायोट महोदय को आप अच्छे से याद कर लो। द अर्थ एंड मैन गायोट से संबंधित है। उद्देश्यवादी विचारधारा का जनक, ये भी गायोट महोदय है। अमेरिका में भूगोल का पहला प्रोफेसर, ये भी गायोट महोदय। तो अमेरिका में भूगोल का प्रथम प्रोफेसर, उद्देश्यवादी विचारधारा का समर्थक, द अर्थ एंड मैन, ये तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट पॉइंट किससे संबंधित है? गायोट महोदय से संबंधित है। नेचर एंड मैन इन अमेरिका, ये सॉलियर महोदय से संबंधित है। इसको भी आप याद कर लो। नेचर एंड मैन इन अमेरिका सॉलियर से संबंधित है। मानव पारिस्थितिकी अवधारणा का संस्थापक कौन है? बेरोज महोदय। तो ह्यूमन इकोलॉजी बेरोज से संबंधित। आप इतना याद कर लो कि ह्यूमन इकोलॉजी किससे संबंधित है? बेरोज से संबंधित है। इस अवधारणा के अनुसार मानव अपने प्राकृतिक पर्यावरण में से समायोजन करता है। ठीक है भाई, मानव अपने प्राकृतिक पर्यावरण से समायोजन करता है, ये ह्यूमन इकोलॉजी से संबंधित विचारधारा है। ह्यूमन इकोलॉजी की विचारधारा बेरोज से संबंधित है। ठीक है ना, तो भाई मानव अपने प्राकृतिक पर्यावरण से समायोजन करता है। मानव अपने प्राकृतिक पर्यावरण से समायोजन करता है, ये विचारधारा किससे संबंधित है? ह्यूमन इकोलॉजी से संबंधित है। और ह्यूमन इकोलॉजी किससे संबंधित है? बेरोज महोदय से संबंधित है। तो यहां पर आप कनेक्शन करो, बेरोज महोदय से संबंधित है ह्यूमन इकोलॉजी, ह्यूमन इकोलॉजी से संबंधित है कि मानव अपने प्राकृतिक पर्यावरण से समायोजन करता है। कोरोलॉजिकल थीम जेफरसन व कोल्सोवर से संबंधित है। ठीक है, कोरोलॉजिकल थीम से संबंधित कौन है? जेफरसन और कोल्सोवर महोदय। भूगोल क्षेत्रीय विभिन्नताओं का अध्ययन है। हॉटसन महोदय ने कहा था कि भूगोल क्षेत्रीय विभिन्नताओं का अध्ययन है। मात्रात्मक क्रांति की शुरुआत अमेरिका से की गई थी। मात्रात्मक क्रांति की वकालत बेरी महोदय ने किया था। तो ये बातें आप अच्छे से याद कर लो प्यारे साथियों, मैं एक बार रिवीजन करवा देता हूँ स्पीड से।
अमेरिका में भूगोल का पहला प्रोफेसर गोयोड था। उद्देश्यवादी विचारधारा का समर्थक गोयोड था। द अर्थ एंड मैन गोयोड से संबंधित है। नेचर एंड मैन इन अमेरिका सॉलियर से संबंधित है। ह्यूमन इकोलॉजी बैरोस से संबंधित है। मानव अपने प्राकृतिक पर्यावरण से समायोजन करता है, बैरोस से संबंधित है। कोरोलॉजिकल थीम जेफरसन और कोलसोवर से संबंधित है। भूगोल क्षेत्र विभिन्नताओं का अध्ययन हॉटसन से संबंधित है। मात्रात्मक क्रांति की शुरुआत अमेरिका में हुई थी। मात्रात्मक क्रांति की वकालत BJL बेरी ने की थी। ठीक है, तो ये था सारा का सारा अमेरिकन ज्योग्राफर से रिलेटेड महत्वपूर्ण बातें। तो प्यारे साथियों, अमेरिकन ज्योग्राफर हमारे सभी के सभी कंप्लीट हो गई। अमेरिकन ज्योग्राफर आपको ऑलमोस्ट बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अमेरिकन ज्योग्राफर से रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई डाउट हो, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर पूछने की कोशिश कर लेना। बाकी आप वैसे विद्वान हो, आपके दिमाग में कोई डाउट तो होता ही नहीं है, ठीक है ना। आप ये मजबूरी है आपका पढ़ना। NTA को नहीं पता है आपके बारे में कि इतना टैलेंटेड लोग छुपे हुए इस दुनिया में, अदरवाइज वो आपको डायरेक्टली JRF का सर्टिफिकेट दे दे, है ना। क्योंकि आपके दिमाग में कभी कोई क्वेश्चन बनता ही नहीं है। मैं ही हूँ जो क्लोज क्वेश्चन पूछकर और आपके दिमाग में कुछ नए सवाल पैदा कर देता हूँ। बाकी आपके दिमाग में तो कोई क्वेश्चन बनता ही नहीं है, क्योंकि आप सुपर टैलेंटेड लोग हो। तो हो कोई थोड़ी बहुत जगह आपके दिमाग में कोई नई क्वेश्चन की, तो आप जरूर पूछना। सोवियत भौगोलिक विचारधारा, सबसे पहले हम बात करते हैं लोमोनोसोव के बारे में। आधुनिक रूसी भूविज्ञान का जन्मदाता कहा जाता है इनको। लोमोनोसोव को आधुनिक रूसी भूविज्ञान का जन्मदाता कहा जाता है। जियोमॉर्फोलॉजिस्ट हैं ये, संसार के पहले जियोमॉर्फोलॉजिस्ट हैं। संसार के पहले जियोमॉर्फोलॉजिस्ट हैं। इन्होंने ही सर्वप्रथम विचार दिया था कि स्थल रूपों के विकास पर आंतरिक एवं बाह्य जनिक दोनों शक्तियों का प्रभाव पड़ता है। लोमोनोसोव ने पहली बार कहा था कि स्थल रूपों के विकास पर आंतरिक और बाह्य दोनों प्रकार की शक्तियों का प्रभाव पड़ता है। आइसबर्ग की उत्पत्ति स्थल पर होने की जानकारी सर्वप्रथम किसने दी थी प्यारे साथियों? लोमोनोसोव ने दिया था। तो आप इतना ही याद कर लो कि आइसबर्ग से संबंधित कौन है? लोमोनोसोव महोदय है। आर्थिक भूगोल शब्द का सबसे पहले प्रयोग लोमोनोसोव ने किया था। तो लोमोनोसोव के बारे में पहली बात, सोवियत भूगोलवेता है, ये रूसी भूगोलवेता है। आधुनिक रूसी भूविज्ञान का जन्मदाता कहा जाता है। ये संसार के प्रथम जियोमॉर्फोलॉजिस्ट हैं। इन्होंने ही सर्वप्रथम विचार दिया था कि स्थल रूपों के विकास पर आंतरिक एवं बाह्य जनिक दोनों शक्तियों का प्रभाव पड़ता है। आइसबर्ग की उत्पत्ति या आइसबर्ग से संबंधित विचार किसने दिया था? लोमोनोसोव ने दिया था। इन्होंने ही सर्वप्रथम आर्थिक भूगोल शब्द का प्रयोग किया था। उसके बाद हम डोकू चायोव के बारे में बात करते हैं। इन्होंने देश एवं काल की पेटियों के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। जोन इन स्पेस एंड टाइम। तो देश एवं काल की पेटियों के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? डोकू चायोव ने किया। इन्होंने ही समाकलित प्राकृतिक सम्मिश्रण इंटीग्रेटेड नेचुरल कॉम्प्लेक्स के अध्ययन पर विचार किया। ठीक है, तो आप इतना याद करो, डोकू या चमेव से संबंधित हैं दो बातें। पहली है जॉन इन स्पेस एंड टाइम, दूसरी है इंटीग्रेटेड नेचुरल कॉम्प्लेक्स। ठीक है। सेमेनोव ने जुगेरियन बेसिन, अल्टाइन एवं तिएनशान पर्वतों की खोज की थी। सेमेनोव एक विद्वान हैं जिन्होंने जुगेरियन बेसिन, अल्टाई एवं तिएनशान पर्वतों की खोज की थी। सेमेनोव ने भूगोल को ग्रामीण लोगों की गरीबी दूर करने के साधन के रूप में प्रयोग किया था। ठीक है, भूगोल को ग्रामीण लोगों की गरीबी को दूर करने के साधन के रूप में किसने प्रयोग किया था? सेमेनोव ने। तो सेमेनोव से संबंधित दो महत्वपूर्ण बातें। पहली महत्वपूर्ण बातें, सेमेनोव ने जुगेरियन बेसिन, अल्टाई एवं तिएनशान पर्वतों की खोज की थी। सेमेनोव ने भूगोल को ग्रामीण लोगों की गरीबी को दूर करने का एक साधन माना था। वाइकोव ने पृथ्वी की उष्मा एवं जल संतुलन पर कार्य किया था। उसने कृषि के विकास के लिए जलवायु विज्ञान का अध्ययन किया था। ठीक है, तो वाइकोव ने पृथ्वी की उष्मा एवं जल संतुलन पर काम किया था। पृथ्वी की उष्मा और जल संतुलन पर काम किसने किया था? वाइकोव ने किया था। कृषि के विकास के लिए जलवायु विज्ञान का अध्ययन किसने किया था? वाइकोव ने किया था।
जॉर्जिया में चाय, तुर्किस्तान में कपास, यूक्रेन में गेहूं की कृषि करने की सलाह किसने दी? वाइकोव ने दी थी। ठीक है कि भाई जॉर्जिया में चाय की खेती करो, तुर्किस्तान में कपास की खेती करो, यूक्रेन में गेहूं की खेती करो। यह विचार किसने दिया था? वाइकोव ने दिया था। डाकुचायेव, इनके अनुसार मृदा के विकास पर जलवायु, ढाल, वनस्पति, मूल चट्टानों की प्रकृति आदि का प्रभाव पड़ता है। ठीक है, मृदा के विकास पर जलवायु, ढाल, वनस्पति, मूल चट्टानों की प्रकृति, इन सभी का प्रभाव पड़ता है। गेरासिमोव, सम्मिश्रण समाकलन प्रदेश, कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल रीजन की विचारधारा का प्रतिपादन गेरासिमोव ने किया था। ठीक है, कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल रीजन की संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया प्यारे साथियों? गेरासिमोव ने। तो कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल रीजन की संकल्पना का प्रतिपादन गेरासिमोव ने किया। सोवियत ज्योग्राफी, तो सोवियत ज्योग्राफी किससे संबंधित है प्यारे साथियों? गेरासिमोव महोदय से संबंधित है। आप चाहो तो इसको याद कर सकते हो, अदरवाइज कैंसिल भी कर सकते हो। बाकी ये तो याद करना ही है कि कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल रीजन किससे संबंधित है? गेरासिमोव से संबंधित है। उसके बाद हम अलेक्सेविल के बारे में बात करते हैं। भूगोल संबंधों के संबंध का विज्ञान। ठीक है, भूगोल संबंधों के संबंध का विज्ञान है, किसने कहा था? अलेक्सेविल ने कहा था। ठीक है ना, भूगोल संबंधों के संबंध का विज्ञान है, अलेक्सेविले ने कहा था। भूगोल संबंधों के संबंध का विज्ञान अलेक्सेविले ने कहा था। तो ये हैं प्यारे साथियों हमारे कुछ रूसी विद्वान जो आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं मैनुअल कैस्टल महोदय के बारे में। तो मैनुअल कैस्टल कहाँ के थे? स्पेन के थे। मैनुअल कैस्टल महोदय कहाँ के थे? स्पेन के थे। द सिटी एंड द ग्रास रोनेट, द सिटी एंड द ग्रास रोन्टे इनकी पहली किताब है। द इंफॉर्मेशनल सिटी इनकी दूसरी किताब है। द इंफॉर्मेशन सोसाइटी एंड द वेलफेयर स्टेट इनकी तीसरी किताब है। नेटवर्क ऑफ आउटर एज एंड होप इनकी तीसरी किताब का नाम है। ठीक है, तो आपको अच्छे से याद करना है प्यारे साथियों। मैनुअल कैस्टल स्पेन के ज्योग्राफर हैं। द सिटी एंड द ग्रास रोनेट, द इंफॉर्मेशनल सिटी, द इंफॉर्मेशनल सोसाइटी एंड द वेलफेयर स्टेट, ये और नेटवर्क ऑफ आउटर एज एंड होप, ये इनकी टोटल 4 किताबें हैं। तो मैनुअल कैस्टल महोदय की इस किताब को आप चाहो तो याद कर सकते हो, अदरवाइज स्किप कर सकते हो। ये जो तीनों किताबें हैं इनको आपको अच्छे से याद करना है, और इनमें जो ये वाली किताब है ना जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, मैनुअल कैस्टल महोदय की सबसे महत्वपूर्ण किताब है ये वाली, बाकी ये दो भी बहुत महत्वपूर्ण है। इस चौथी किताब को आप चाहो तो याद कर लो, अदरवाइज स्किप भी कर दो। हैगर स्ट्रैंड महोदय कल्चरल डिफ्यूजन, सांस्कृतिक विसरण से संबंधित है ये। तो कल्चरल डिफ्यूजन किससे संबंधित है प्यारे साथियों? कल्चरल डिफ्यूजन किससे संबंधित है? हैगर स्ट्रैंड से संबंधित है। समय का भूगोल पर काम किसने किया था? हैगर स्ट्रैंड ने किया था। कल्चरल डिफ्यूजन किससे संबंधित है? हैगर स्ट्रैंड से संबंधित है। समय के भूगोल पर काम किसने किया था? हैगर स्ट्रैंड ने किया था। अब हैगर स्ट्रैंड की ये कुछ किताबें हैं, सभी की सभी बहुत महत्वपूर्ण किताबें हैं, तो इनको आपको अच्छे से रटना है। द कंप्यूटर एंड द ज्योग्राफर, What about people in regional science on the definition of migration, space time and human condition, time geography, the global and the local, ये सारी की सारी किताबों को आप अच्छे से याद कर लो प्यारे साथियों। तो टी हैगर स्ट्रैंड कल्चरल डिफ्यूजन जो इससे संबंधित है। कल्चर डिफ्यूजन किससे संबंधित है? हैगर स्ट्रैंड से संबंधित है। समय के भूगोल पर काम किसने किया? हैगर स्ट्रैंड ने किया। द कंप्यूटर एंड द ज्योग्राफर, व्हाट अबाउट पीपल इन रीजनल साइंस ऑन द डेफिनेशन ऑफ माइग्रेशन, स्पेस टाइम एंड ह्यूमन कंडीशन, टाइम ज्योग्राफी, द ग्लोबल एंड द लोकल, ये सभी की सभी किताबें हैगर स्ट्रैंड महोदय की हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं प्यारे साथियों रिचथोफेन महोदय के बारे में। किसके बारे में? रिचथोफेन महोदय के बारे में। तो यहाँ तक की सारी कहानी आपको कैसी लगी? अच्छे से समझ में आई कि नहीं आई? प्लीज़ एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बता दो सभी के सभी। और
अगली 2 क्लासों में या कल वाली क्लास में हमारा ज्योग्राफिकल थॉट कंप्लीट हो जाएगा। अब हमें अगली कौन सी यूनिट की शुरुआत करनी चाहिए, ये भी आप कमेंट सेशन में कमेंट करके बता दो प्यारे साथियों। और याद करने का कंटेंट है, जहाँ पर हम कंफ्यूज होते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो मैं आपको बता देता हूँ। कौन सी चीज़ें हमें याद नहीं करनी वो भी मैं बता देता हूँ। कोई याद करने का ट्रिक होता है, तरीका होता है, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको देखने के लिए। थैंक्स बाय मेरे प्यारे साथियों। फिर मिलते हैं कल वाली बिल्कुल एनर्जेटिक क्लास के साथ, पूरे मोटिवेशन के साथ, पूरे डेडिकेशन के साथ।